So till now we have discussed about the standing wave. स्टैंडिंग वेव क्या होती है? स्टैंडिंग वेव बच्चे वो वेव होती है जिसके अंदर दो वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो, जिनकी स्पीड सेम हो, जिनका टाइम पीरियड सेम हो और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करे, तो उनके सुपर इम्पोजिशन की वजह से या उनके इंटरमिक्सिंग की वजह से जो वेव बनती है उसको हम स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। अब स्टैंडिंग वेव जब बनती है तो उसके अंदर देयर इज नो ट्रेवल ऑफ द एनर्जी, उसमें एनर्जी का कोई भी प्रोपेगेशन नहीं होता है, जो कि बहुत अलग है बाकी किस्म के वेव से। जो बाकी वेव्स होती है उनमें क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इस वेव में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इसके अंदर। और हमने कल एक क्वेश्चन डिराइव करी थी, इक्वेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव व्हिच इज y इज इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t, जिसमें 2a sin kx रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव, राइट। तो ये जो मैंने एक वेव बनाई है इसको हम बोलते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन या सेकंड हार्मोनिक बोल देते हैं। इसके अंदर आप देखिए कि द स्ट्रिंग इज नाउ सेट इनटू द टू मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, मतलब स्ट्रिंग के दो हिस्से यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे हैं, एक ये वाला हिस्सा वाइब्रेट कर रहा है एंड दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट सेगमेंट, और दूसरा वाला जो है इसको हम बोलेंगे सेकंड सेगमेंट, यानी कि इसमें दो सेगमेंट्स बने हुए हैं स्ट्रिंग के ऊपर और ये दोनों सेगमेंट्स ओके। सो इनके अंदर हमें कितने एंटीनोड्स दिखाई दे रहे हैं? देयर आर 2 एंटीनोड्स और इसके अंदर 3 हमें नोड्स दिखाई दे रहे हैं। नोड्स का मतलब क्या होता है? नोड्स का मतलब होता है जहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होती है, और एंटीनोड्स का मतलब होता है जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है। तो इसमें 3 पॉइंट ऐसे बने हुए हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगी और 2 पॉइंट ऐसे दिख रहे हैं अपने को जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी, यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो हमें कंडीशन निकालनी है कि कब किस पोजीशन के ऊपर, अगर मैं इसको x इज इक्वल टू 0 मानता हूं, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, और ये पॉइंट जो है हमारा इट इज इक्वल टू l, x इज इक्वल टू l। बेसिकली इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने एक स्ट्रिंग बांधी हुई है, वो स्ट्रिंग बांधी हुई है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू कैपिटल L। अगर मैं इस पॉइंट से नापता हूं, मेजरमेंट करता हूं, तो स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ कितनी है? 0 है, x इज इक्वल टू 0 होगी। और अगर मैं इस पॉइंट पे जाता हूं तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो चुकी है? x इज इक्वल टू L बन जाएगी, राइट। स्ट्रिंग की लेंथ L के बराबर है। तो इस L लेंथ वाली स्ट्रिंग में कितने नोड्स, कितने एंटी नोड्स बनेंगे और कहां पे बनेंगे, उसके लिए हमें फॉर्मुलेशन करनी है, उसके लिए हमें फॉर्मूलास डेवलप करने हैं। तो हम देखते हैं कि भाई कहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और कहां पे मिनिमम होगा। तो कंडीशंस फॉर, आप लिखो इसको, कंडीशंस फॉर, नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से। कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशन क्या होने वाली है वो हम देखेंगे आज। सो 2a sin kx हमारा क्या है? स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड होता है। तो 2a sin kx को अगर मैं सिंपली एक अलग सिंबल से रिप्रेजेंट कर दूं, एज एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव is capital A equals to 2a sin of kx, ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया स्टैंडिंग वेव का। और जिसमें स्मॉल ए आपको दिख रहा है वो स्मॉल ए किसका एम्पलीट्यूड है? वो उन वेव्स का एम्पलीट्यूड है जो वेव्स पहले आपस में सुपर इम्पोज करी थी। तो ये सुपर इम्पोज जो होने वाली वेव्स है ये उनका एम्पलीट्यूड होता है, राइट। और ये जो कंप्लीट फैक्टर है sin kx वाला, ये हमारा स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड होगा। अब किस कंडीशन पे a की वैल्यू मैक्सिमम होगी हमें ये निकालना है। तो a विल बी इक्वल टू मैक्सिमम इफ a की वैल्यू जो है हमारी मैक्सिमम होगी अगर हमारा ये साइन फंक्शन है ना, मतलब a जो है हमारा साइन फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है। आप देखिए ये कर्व दिखाई दे रही है, ये कर्व, दिस इज द पैटर्न ऑफ साइन वेव, ये साइन वेव है एक तरह से, और ये वाली भी हमारी साइन वेव है, कोसाइन वेव नहीं है। इसीलिए मैंने एम्पलीट्यूड में साइन वाले फंक्शन को बोला कि भाई ये स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड है, कॉस इसलिए नहीं बोला मैंने। नहीं, साइन ही है, इसका फेस डिफरेंट हो गया ना। कोसाइन वेव तो ऐसे होती है, कोसाइन वेव इस तरह से चलती है ऐसे, यानी कि जब आप थीटा इक्वल टू 0 लोगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है मैक्सिमम, यानी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगी। और इधर देख लो, इस कंडीशन में ये वेव अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो साइन ऑफ 0 0, तो वेव कहां से शुरू हो रही है? 0 से शुरू हो रही है, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से। ऊपर से शुरू होने का मतलब क्या है कि फेज पॉजिटिव है,
और नीचे से शुरू होने का मतलब क्या फेज नेगेटिव है, बट शुरुआत तो जीरो से हो रही है ना, इसमें शुरुआत जीरो से नहीं हो रही है कॉस में, ये निशानी है। तो कॉस फंक्शन से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे एम्पलीट्यूड को, राइट, साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज जो कर्व दिख रही है वो साइन कर्व है, एक साइन कर्व है, ठीक है, साइन कर्व, इसलिए मैंने इसको एम्पलीट्यूड को क्या बोला हुआ है, साइन वाले फंक्शन को एम्पलीट्यूड बोल दिया मैंने। क्लियर? तो a विल बी मैक्सिमम अगर हमारा साइन ऑफ kx की वैल्यू क्या हो जाए, अगर ये हमारा 1 हो जाए, अगर साइन ऑफ kx की वैल्यू 1 हो जाए तो एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम इन दैट कंडीशन। अब कल हमने ये भी बात बताई थी आपको कि किन पोजीशन पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम होती है। बेसिकली x है ना, x की वैल्यू, x का मतलब क्या है, x का मतलब होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरफ वाला डिस्टेंस, ये हमारा x होता है कि x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ x की वैल्यू कुछ l/2 होगी करके, यहाँ x की वैल्यू l होगी, आगे और बढ़ेगी तो x की वैल्यू कुछ और होगी, अलग, मतलब x की जो वैल्यू है ना वो इस एंड पॉइंट से नापी जा रही है, मेजर हो रही है। तो अब ये जो नोड बना हमारा कितने लेंथ पे बना होगा, x l/2 पे बना होगा। कोई नोड जो होगा हमारा 10 सेंटीमीटर बनेगा, कोई नोड हमारा 11, 12, 15 सेंटीमीटर बनेगा। तो अलग अलग लेंथ पे अलग अलग नोड्स, अलग अलग एंटी नोड्स बनेंगे। तो हमें नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन बताने के लिए x को डिफाइन करना पड़ता है, यानी नोड एंटी नोड की पोजीशन बताने के लिए कौन आपकी हेल्प करने वाला है, x विल बी हेल्पिंग यू टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड। तो हमें वो निकालना है कि कहां पे नोड कहां पे एंटी नोड बनेगा, यानी हमने पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस करना है आज। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल्स आपसे तब बन पाएंगे जब आपका थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर होगा। कौन सी हार्मोनिक, कौन सा ओवरटोन, इस सारी चीजों को हमें एनालाइज करते रहना है, हमें करना है बेसिकली, राइट। और पूरा मैथमेटिकल फॉर्म चलेगा, ठीक है। और कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगा, वो फॉर्मूलाज आपने डीपी में कर लेने बंद, क्योंकि उन फॉर्मूलाज के बेस पर न्यूमेरिकल चलेंगे, राइट। सो साइन kx की वैल्यू अगर 1 होगी तो हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा। देयरफॉर अब kx हमारा क्या है यहाँ पे, kx इज इक्वल टू बेसिकली एंगल, kx हमारा एंगल है, तो एंगल कितना हो सो दैट ये वैल्यू 1 आ जाएगी, साइन 90 डिग्री 1, ठीक है। तो मैं एक जनरल फॉर्मूला बनाता हूं कि अगर हमारा जो थीटा है, अगर थीटा इज इक्वल टू π/2 आता है तो साइन ऑफ π/2 वैल्यू हमें क्या देगा, 1 वैल्यू देगा। तो हम इस एंगल को kx को मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं 2n + 1 π/2, जहां पे n हमारा क्या है, n एक इंटीजर है, n इक्वल टू इंटीजर जिसकी जो वैल्यूज होंगी वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन होगी, इंटीग्रल वैल्यूज होंगी इसकी। अगर n की वैल्यू को मैं यहां 0 रखता हूं तो kx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इट विल π/2। भाई अगर n की वैल्यू को 0 रखेंगे, n 0 रखेंगे तो kx की वैल्यू क्या बनेगी, इट विल बी 2 × 0, है ना, 2 × 0 + 1 × π/2, ऐसे तो होगा। तो वैल्यू क्या बनी kx की, π/2 बन गई। यही कंडीशन आगे देखो, ये वाली कंडीशन। अगर मैं n = यहां पे 1 रखता हूं, n मैंने 1 रख दिया, n 1 रखने पे क्या होगा, kx की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 × 1 यानी 3 π/2 बन जाएगी। इस तरह से हमें वैल्यूज मिलती जाएंगी, 3 π/2। अगला एंगल अगर मैं डिफाइन करता हूं, नेक्स्ट एंगल, अगर n की वैल्यू को मैं 2 रखूंगा तो kx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 π/2 आ जाएगी। अगले एंगल के लिए n = 3 के लिए kx की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 7 π/2 आ जाएगी, यानी ऑड मल्टीपल चल रहा है। देखो यहां पे कितना, ये 1 है ना, 1, 3, 5, 7 ऑड मल्टीपल चल रहा है। इस तरह से हमने ये एक जनरल कंडीशन बना ली थी, ये वाली, दिस इज योर जनरल कंडीशन, ठीक है, सॉरी ये वाली, दिस इज योर जनरल कंडीशन। देयरफॉर मैं दोबारा से यहां पे मेंशन कर देता हूं, kx की वैल्यू 2n + 1 × π/2 बन जाएगी। n की वैल्यू हमारी क्या होगी, इंटीजर होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना x कि किस पोजीशन पे हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। सो हियर मैं इसको ऐसे लिख दूं, k की वैल्यू हमारी क्या होती है, 2π/λ, k की वैल्यू क्या होती है यार, ये k 2π/λ होती है, इनटू x = 2n + 1 × π/2, पाई से पाई उड़ गया, ठीक है। तो आई विल राइट 2x / λ = 2n + 1 / 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2n + 1 / 2 और साथ में λ/2 आ गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 2n + 1 × λ/4 आ गई। लो जी, दिस इज द पोजीशन ऑफ
दिस इज व्हाट पोजीशन ऑफ बोलो एंटी नोड की पोजीशन आ गई। एंटी नोड का मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मतलब एंटी नोड बन गया ना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसमें होने वाला है? एंटी नोड में। ये देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, तो उसकी हमें पोजीशन मिल गई है। यानी इन पोजीशन पे हमें क्या मिलने वाला है? एंटी नोड मिलने वाला। अगर मैं n = 0 रखूंगा तो पहला एंटी नोड कहां मिलेगा? और देखते हैं 0 पे नहीं मिलेगा, 0 पे नहीं मिलेगा। देखो सो फॉर n = 0, अगर मैं n की वैल्यू को 0 रखूंगा, n की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो हमारा x 0 आ जाएगा। मैं x 0 करता हूं इसको, x के पैर में 0 डाल दिया। 0 डालने का मतलब क्या हुआ कि वो इनिशियल कंडीशन है x 0 मतलब n = 0 कर दिया मैंने, ठीक है। x 0 का मतलब है कि ये पहला पोजीशन होगा किसका? एंटी नोड का। सो यहां पर करोगे 2 × 0 + 1 × λ/4, यानी आपका x 0 की वैल्यू कितनी आ गई? λ/4 आ गई। यानी फर्स्ट एंटी नोड कहां बनेगा? λ/4 पे। इससे पहले एंटी नोड नहीं बन सकता, इससे पहले एंटी नोड नहीं बन सकता। समझ रहे बात को? इससे पहले एंटी नोड नहीं बन सकता। जैसे मैंने कल एक वेव पैटर्न बना के दिखाई थी आपको इस तरह से। कल मैंने एक सेगमेंट, एक स्ट्रिंग मैंने बनाई थी इस तरह से, ऐसे बनाए थे ना। फर्स्ट सेगमेंट या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। आप देखिए ये बेटा पूरी वेव होती है हमारी, ये कंप्लीट वेव होती है। दिस इज कंप्लीट वेव। इस कंप्लीट वेव की लेंथ कितनी होगी? लैम्डा होगी। यहां पे कितना होगा? λ/2। यहां कितना होगा? λ/4 यानी मिनिमम पोजीशन कितनी है जहां पे एंटी नोड पहला बनेगा? द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द एंटी नोड इज λ/4। यही तो बता रहा हूं। ये कितना होगा? λ/4 ही होगा। ये λ/4, अगला λ/2, अगला इसमें λ/4। ये देखो λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4, यानी इसके 4 टुकड़े कर दिए मैंने। इस पूरी वेव के मैंने 4 हिस्से कर दिए, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4। पूरी वेवलेंथ कितनी है? तो मिनिमम कितनी होगी? λ/4 होगी। पता लगा? इस तरह से एनालिसिस कर लोगे तो कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो एंटी नोड सबसे पहले कहां बनता है हमारा? λ/4 पे बनेगा। और पहला नोड कहां बन रहा है? देखो अब आपको नोड की कंडीशन मिल गई। पहला नोड कहां बन रहा है? पहला एंटी नोड λ/4 पे पहला नोड। ये तो पॉइंट ही फिक्स है, ये पॉइंट तो फिक्स है। n = 0 हो गया ना। पहला नोड यानी कि जो फिक्स पॉइंट है उसको नहीं काउंट करना। जो पहला पॉइंट है जहां पे पॉइंट फिक्स होगा वो तो नोड बनेगा। अंडरस्टूड है? पहला नोड कहां बन रहा है? ये λ/2 पे बन रहा है, और ये हम मैथमेटिकली डिफाइन भी कर देंगे आज। क्लियर है? सो इस तरह से दिस इज दी, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे भाई फर्स्ट पोजीशन ऑफ दी एंटी नोड बन गई। नाउ फॉर n = 1, अगर n की वैल्यू 1 करते हैं तो x1 की वैल्यू क्या बन जाती है? 2 × 1। ये फॉर्मूला ना, 2 × 1 प्लस कितना आ गया? 3 λ/4 आ गया। ये देखो λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4, ये वैल्यू कितनी बनेगी? 3 λ/4 बनेगी। 1 λ/4, 2 λ/4 एंड तीसरा λ/4, 3 λ/4 बन गया पोजीशन। सेकंड एंटी नोड पूरा एनालाइज। तो थर्ड एंटी नोड, ये सॉरी, दिस इज द सेकंड एंटी नोड एंड दिस इज फर्स्ट एंटी नोड। अगला एंटी नोड कहां बनना चाहिए? 5 लैम्डा। मतलब आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है कि आप वेव पैटर्न बना के देखो, आपके पास फार्मूला आ गया, फार्मूला याद रखो, वैल्यूज पुट करो एन की और आपको पोजीशन मिल जाती है, पोजीशन मिल जाएगी। तो ये फार्मूला आपको हेल्प करने वाला है। अदरवाइज मैंने आपको रेडाइज भी करवा दिया कि किस तरह से हम किस पोजीशन पे कौन सा एंटी नोड देख रहे हैं। ओके, सो अगर n की वैल्यू मैं 2 करता हूं यहाँ पे तो x2 की वैल्यू बन जाएगी हमारी कितनी? 5 λ/4। यानी अगेन देखो ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4 पे हमें क्या मिलने वाली है? ऑल एंटी नोड्स मिलने वाले हैं। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड द थर्ड एंटी नोड। अब एक चीज याद रखेंगे,
डिस्टेंस नोट करना इसको, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड्स, दो सक्सेसिव एंटीनोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। देख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड्स विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2। देखो, अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, मतलब ये कि ये जो है ना हमारा, ये आपको दिख रहा होगा, पहला एंटीनोड कहां बना हुआ है? यहां बना हुआ है लैम्डा बाय 4 पे। अगला एंटीनोड कहां बनेगा? यहां बनेगा। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, मतलब पहली एंटीनोड, उसके बाद अगली एंटीनोड, उसके बाद अगली एंटीनोड। जैसे 1 2 3 4, पहली और दूसरी के बीच का गैप कितना होगा? सेकंड और थर्ड के बीच का गैप कितना होगा? थर्ड और फोर्थ के बीच का गैप कितना होगा? इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड्स। सक्सेसिव का मतलब होता है साथ साथ वाली, ठीक है। तो क्या बोलने वाला है? अब यहां देख लो, x1 माइनस x0 कर दूं मैं, x1 ये वाली है ना, x1 सेकंड एंटीनोड एंड फर्स्ट एंटीनोड, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? देख लो, 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 कितना बन गया? 2 लैम्डा बाय 4 यानी लैम्डा बाय 2 बन गया। कटिंग हो गई ना। तो x1 माइनस x0 की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा बाय 2 आ चुकी है। सिमिलरली अगर यकीन ना हो, x3 माइनस x2 माइनस x1 करके देख लो, x3 माइनस x2 करके देख लो, x4 माइनस x3 करके देख लो, द वैल्यू विल रिमेन लैम्डा बाय 2 ऑलवेज। देखो x2 माइनस x1 करके देख लो, तो 5 लैम्डा बाय 2, सॉरी 5 लैम्डा बाय 4 माइनस 3 लैम्डा बाय 4, इसको करके देख लो कितना आ जाएगा? अगेन लैम्डा बाय 4 आ जाना, नहीं 2 लैम्डा बाय 4 आ जाना ना, तो लैम्डा बाय 4 ही आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। ठंड बहुत है भाई। तो x2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी आ गई है? इट इज लैम्डा बाय 2 आ गई है। यानी डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एंटीनोड्स, एनी टू सक्सेसिव एंटीनोड्स, एनी टू सक्सेसिव एंटीनोड्स विल बी लैम्डा बाय 2। कोई भी दो सक्सेसिव एंटीनोड उठा लो, उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहने वाला है? लैम्डा बाय 2 रहने वाला है। और पहला एंटीनोड कहां बनेगा? हमेशा लैम्डा बाय 4 पे बनेगा, लैम्डा बाय 4 बनेगा। पॉइंट क्लियर रखो। पहला एंटीनोड लैम्डा बाय 4 पे बनेगा, अगला एंटीनोड कहां बनेगा? 3 लैम्डा बाय 4 पे, अगला। इस तरह से हम लोग एंटीनोड के पोजीशन को बना सकते हैं। और आपको ये चीजें याद रखनी है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा, न्यूमेरिकल यूं सॉल्व होंगे। और अगर आप नहीं याद कर सकते तो कम से कम ये फॉर्मूला तो याद कर ही लो, इसके बिना तो गुजारा नहीं होगा, इसके बिना गुजारा नहीं होगा। ये फॉर्मूला याद कर लो, या इसके बाद मैंने एक और फॉर्मूला लिखा था x वाला, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 4, वो फॉर्मूला याद कर लो, n की वैल्यूज पुट कर ही जाओ, आपको एंटीनोड्स की पोजीशंस मिलती जाएंगी। अब बात करते हैं कि भाई नोड कहां बनेगा, नोड कहां बनेगा? तो पोजीशन ऑफ द नोड, तो कंडीशन फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, अब कंडीशन फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, नोट करो इसको, कंडीशन फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या बनेगा उसको देख लेते हैं लोग। तो बहुत आसान है, ये भी कहां बनने वाला है? द फर्स्ट एंटीनोड विल बी फॉर्म्ड एट, देखो a की वैल्यू क्या रखनी है इस बार? हमें मिनिमम रखनी है, मिनिमम, ठीक है। मिनिमम का मतलब हो गया कि ये क्या बन जाएगा हमारा? ये नोड बन जाएगा। मिनिमम मतलब दिस इज द पोजीशन ऑफ द नोड। तो kx की वैल्यू क्या होनी चाहिए? kx की वैल्यू होनी चाहिए हमारी, इट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम अगर इसको ऐसे करते हैं, इस तरह से, दिस शुड बी, अगर इस तरह से देखा जाए बच्चे, तो ये पहला हमारा 0 बन गया। इसको काउंट कर लो, चलो x इज इक्वल टू 0 पे। वैसे ये जो पोजीशन है, पोजीशन हमारी फिक्स है, नोड यहाँ पे बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इसको हम काउंट कर लेते हैं, इसको हम काउंट कर लेते हैं। लेकिन जब वेव सेट होती है, जब वेव वाइब्रेट करेगी, तो वाइब्रेशन के बाद पहला नोड कहां बनता है? लैम्डा बाय 2 पे बनने वाला है। लेकिन अब जब स्ट्रिंग हमारी फिक्स है, जब स्ट्रिंग हमारी फिक्स है, तो उस कंडीशन में पहला नोड कहां बनने वाला है? जहां पे x की वैल्यू 0 होगी, जो पॉइंट हमारा फिक्स होगा। और अगला नोड कहां बनने वाला है? बीच में कहीं बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन कितने मोड्स में स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है। तो x इज इक्वल टू kx इज इक्वल टू 0, बिकॉज साइन kx, अगर ये वैल्यू हमारी 0 होगी ना, साइन ऑफ 0 क्या बनने वाला है? साइन ऑफ 0 क्या बनने वाला है? इट विल बी इक्वल टू 0। अगला कहां पे बनेगा? साइन 180, अगला साइन ऑफ 180 इज इक्वल टू 0।
एंड इस तरह से हम इसको निकालते जाएंगे, यानी कि 180 का मतलब क्या होता है पाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसकी कंडीशन बना दूं तो kx इज इक्वल टू क्या बन सकता है n पाई बन जाएगा, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। ये कंडीशन हमारी बन जाएगी n पाई, n यहाँ पे इंटीजर है, n की वैल्यू पुट कर जाएंगे, हमारे पास कंडीशन ऑफ मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलती जाएगी। n की वैल्यू अगर 0 करता हूं n 0 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 0 होगी, x की वैल्यू 0। तो पहला नोड कहां बना, इस पोजीशन बन गया, x 0 पे बन गया, ये x 0 है ना हमारा। लेकिन जब हम स्ट्रिंग लेंगे प्रॉपर तरीके से और उसकी लेंथ हम l लेंगे, वहां आपको l 0 नहीं करना, तो आगे बताता हूं मैं, ठीक है। तो kx इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू हमारी 0 आ गई, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रिंग है हमारा सॉरी, ये जो भी आप अज्यूम कर रहे हो, स्ट्रिंग मान लो या इसको थ्रेड मान लो, इसके ऊपर जो पॉइंट आपका फिक्स है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, वहां हमेशा क्या बनेगा, नोड बनेगा, वहां हमेशा क्या बनेगा, नोड बनेगा, बिकॉज उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाली, बिकॉज वो पॉइंट फिक्स है। अब ये स्ट्रिंग हमने पकड़ ली और इसको मैं ऐसे वाइब्रेट कर रहा हूं, तो जो फर्स्ट नोड बनेगा वो कहां बनेगा, पहले ये ही बनेगा, ये पॉइंट हमारा फिक्स हो गया, क्लियर है पॉइंट, ये पॉइंट हमारा फिक्स हो गया। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 बन गया, देयरफॉर अगर मैं n की वैल्यू को 1 करता हूं तो n की वैल्यू 1 करने के बाद क्या बनेगा, वैल्यू क्या बनेगा बोलो, कि x विल बी इक्वल टू पाई, अगर n की वैल्यू को 2 करूं तो x इज इक्वल टू 2 पाई एंड सो ऑन, इस तरह से हमें रिजल्ट मिलते जाएंगे। तो ये सब ना करके मैं एक और कंडीशन बनाने जा रहा हूं, मैं x की वैल्यू को लिखने जा रहा हूं, ऐसे लिख दूं मैं इसको, इस फॉर्म को, k की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा होती है इनटू x इज इक्वल टू n इनटू पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, इट इंप्लाइज वी विल गेट क्या बनेगा हमारे पास n, x की वैल्यू क्या बन गई, x विल बी इक्वल टू n लैम्डा बाय 2 बन गया। दिस इज द पोजीशन ऑफ नोड्स, ये हमारी पोजीशन ऑफ नोड्स आ चुकी है, तो नोड्स यहां बनने वाली है, तो नोड्स की पोजीशन हमें x इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2 से मिल जानी है, ठीक है। नोड्स की पोजीशन n लैम्डा बाय 2 से हम डिफाइन कर सकते हैं। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को? इजी है, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म, देखो ये चीजें आपको ना एनालाइज हो चुकी है, कल हमने एक वेव बनाई थी, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये दोनों मैंने बना के दिखाई थी आपको, तो उसके थ्रू हम रियलाइज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत को रिलेट कर सकते हैं कि कहां पे नोड कहां पे एंटी नोड बनता है, ये कैसे बनता है और कहां पे बनता है, वो तो हम आज देख ही रहे हैं। कैसे बनता है ये मैंने कल बताया था, है ना, वो वाइब्रेट करके स्लिंग स्प्रिंग, और कहां पे बनता है नोड एंटी नोड, उसके लिए ये फॉर्मुलेशन है। कहां बनना एंटी नोड, एंटी नोड कहां बनता है 2n + 1 लैम्डा बाय 4 पे, और ये कहां बनना है नोड n लैम्डा बाय 2 पे बन जाना है। तो फर्स्ट एंटी नोड, सॉरी फर्स्ट नोड is formed at n is equal to 0, that is x0 is equal to कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, n की वैल्यू 0 करेंगे। सेकंड नोड के लिए n की वैल्यू 1 करेंगे, x1 की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 लैम्डा बाय 2 बन जाएगी सेकंड नोड। एंड थर्ड नोड के लिए n की वैल्यू क्या करेंगे, 2 करेंगे, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 लैम्डा बाय 2 यानी कि लैम्डा आ जाएगी। एंड फोर्थ नोड के लिए n की वैल्यू को हम करेंगे 3 करेंगे ना, 3 कर देंगे तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 लैम्डा बाय 2, ये ऐसे बन जाएगा। मतलब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि हर बार वो वेव बना के और उसमें फिर वो डिवाइड करके देखना होता है, फॉर्मूला बना दिया, फॉर्मूले के बेस पे चलते जाओ, मैथ पर ट्रस्ट करना चाहिए, है ना। मैथ हमारी जो है चीजों को आसान कर देता है अगर मैथ आए तो, ठीक है। तो n लैम्डा बाय 2, दिस इज द कंडीशन ऑफ द नोड्स बन गई, ठीक है, कंडीशन ऑफ नोड्स बन गई। अगेन अब जो पॉइंट लिखूंगा मैं यहाँ पे, सक्सेसिव डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, दो सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस x1 - x0
राइट, इट विल बी इक्वल टू कितना, लैम्डा बाय 2 माइनस 0 कितना आएगा, लैम्डा बाय 2 आएगा। x2 माइनस x1 करेंगे कितना आ जाएगा, ये लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2 कितना होता है, लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। तो कोई भी दो सक्सेसिव एंटी नोड्स हो, कोई भी दो सक्सेसिव नोड्स हो, उनके बीच की लेंथ लैम्डा बाय 2 रहेगी। क्लियर है? अगर कोई आपसे कहे कि प्रूव दैट इफ समबडी आस्क यू कि प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स और नोड्स इज लैम्डा बाय 2, तो ये तरीका है प्रूव करने का। फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला याद रखें, फिर ऐसे कंडीशन बना देंगे। ये नहीं पूरा ड्राइव करना, खाली फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला और दूसरा वाला जो फॉर्मूला नोड एंटी नोड के लिए था, उन फॉर्मूलाज के थ्रू एन के वैल्यूज पुट कर लेंगे और आपने एंड में रिजल्ट निकाल देना है। पूरा डेरिवेशन नहीं करना शुरू से सुपरपोजिशन वाले से, वो नहीं करना आपको। ओके, तो ये कंडीशन हो गई नोड्स एंड एंटी नोड्स की। अब अगला पॉइंट आता है, नोट करो, फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑन ए स्ट्रिंग। फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑन ए स्ट्रिंग। फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑन ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के ऊपर अब हम स्टैंडिंग वेव बनाएंगे और उस स्ट्रिंग में कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होंगी, कितनी हार्मोनिक्स होंगी, वो सारा कुछ एनालाइज करेंगे। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑन ए स्ट्रिंग, ठीक है। राइट डाउन, लेट ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल L, let a string of length capital L is fixed at both ends, 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 ठीक है। दोनों एंड्स पे हमने स्ट्रिंग को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स on a string, ठीक है, fixed at both ends, दोनों एंड्स पे हमने स्ट्रिंग को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और उनके दोनों एंड्स के ऊपर फिक्स करने के बाद उसके अंदर कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बन सकती हैं, ये कैसे बनाएंगे, वो कंडीशन आज निकालने वाले हैं। ये लेंथ हमारी, ये स्ट्रिंग है, मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग की लेंथ क्या माना आपने, L मान लेना। L इज दी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की लंबाई है। और स्ट्रिंग को मैंने इन दो पॉइंट पे फिक्स कर दिया। ये पॉइंट हमारा होगा x इज इक्वल टू 0 और ये पॉइंट होगा हमारा x इज इक्वल टू कैपिटल L। अब अगर कोई बंदा आता है यहां से, बीच में से उसने स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ा और प्लग कर दिया। गिटार देखा आप लोगों, गिटार या वायलिन या सितार होता है, उसमें ना एक एंड ये होता है, एक एंड ये होता है, जैसे पकड़ बजाता है ना इस तरह से। तो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर अलग अलग 4-5, वो स्ट्रिंग जो होती है ना फिक्स रहती हैं। और आपने नोटिस किया होगा जब सुर निकालने होते हैं ना, अलग अलग टोन निकालनी होती हैं, तो जो गिटारिस्ट होता है वो स्ट्रिंग को टाइट करता है। तबला प्लेयर जो होता है, जब तबला बजाता है तो पहले वो उसके वो लगे होते हैं, उसको वो टाइट करता है। जो ऊपर वो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, जो भी होता है वो म्यूजिक की लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, उसको पहले वो टाइट करता है, उसको स्ट्रेच करता है, सो दैट उसके अंदर से बेटर हार्मोनिक्स निकल पाए, है ना। यानी जब भी कोई ऑर्केस्ट्रा वाले होते हैं, वो कोई भी लाइव शो करते हैं, उससे पहले वो अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करते हैं। बोलते हैं ना चेक माइक 1 2 3, वो सारी ट्यूनिंग कर रहे होते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करते हैं कि वो बेटर साउंड प्रोड्यूस कर पाए। ये ना हो कि गिटारिस्ट अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तबले वाला के कोई सुर ही नहीं निकल रहा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर जूते पड़ जाने उस मोमेंट पे, ठीक है। सो ये हार्मोनिक्स क्या होती है, ये हार्मोनिक्स का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज। आप सबकी आवाज अलग अलग है, बिकॉज आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं दे आर वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट मैनर्स। हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, ये आपने पढ़ा होगा 9th NCERT में, राइट। तो अलग अलग हर एक का वोकल कॉर्ड का साइज अलग अलग है, थोड़ा बहुत वेरी करता है, और थोड़ी बहुत वेरिएशन से ही आप सबकी टोन्स अलग अलग हो जाती है। टोन मतलब फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हो जाती है। हमारी जो ह्यूमन ऑडिबल रेंज है वो क्या होती है वैसे, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज होती है, और 20 हर्ट्ज से नीचे वाले साउंड्स को हम सुन नहीं पाते, उनको हम इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं, और जो 20,000 से ऊपर होती है उनको अल्ट्रासोनिक साउंड बोल देते हैं।
राइट, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो हमारा जो आज का बच्चे मकसद है वो ये है कि इस स्ट्रिंग के ऊपर अलग अलग हार्मोनिक्स सेट करना। अलग अलग हार्मोनिक्स मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज बनाना। अलग अलग, जब मैं हार्मोनिक वर्ड बोल रहा हूं उसको हम क्या बनेंगे, फ्रीक्वेंसीज बोल देते हैं। ठीक है, हार्मोनिक्स मतलब फ्रीक्वेंसीज। एक मैं वर्ड और बोलने वाला हूं यहाँ पे, द वर्ड इज कॉल्ड ओवरटोन। ओवरटोन, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो साइड में। ओवरटोन किसे बोलते हैं? ऑल फ्रीक्वेंसीज higher than the fundamental frequencies, all frequencies higher than fundamental frequencies, all frequencies higher than fundamental frequency are called overtone, अच्छा, आपने ना 9th में एक वर्ड पढ़ा होगा, टोन एंड नोट पढ़ा होगा। टोन को हम किसे बोलते हैं? टोन मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। और जो हमारा नोट होता है, NOT, नोट को बोलते हैं मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज। तो यहां वर्ड आया ओवरटोन, यानी टोन मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी, ओवरटोन मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक होती है, उसके ऊपर जितने भी फ्रीक्वेंसीज होंगे उनको ओवरटोन बोलते हैं। टोन के ऊपर all the frequencies above fundamental are called overtones। तो हम आज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे स्ट्रिंग की, कि स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी एल लेंथ के लिए, राइट। और उसके बाद उसकी ओवरटोन्स डिस्कस करेंगे कि कहां फर्स्ट ओवरटोन बनेगा, कहां सेकंड बनेगा, कहां पे थर्ड बनेगा एंड सो ऑन, ये सारी चीजें, राइट। तो एल लेंथ पे हमने स्ट्रिंग को मतलब x0 पे और x इक्वल टू l पे हमने स्ट्रिंग को टाई कर दिया। अब इतना कंफर्म होगा कि यहाँ पे बनेगा नोड और यहाँ पे बनेगा नोड, क्योंकि जो पॉइंट फिक्स होते हैं वहां हमेशा क्या बनते हैं, नोड बनते हैं। हमेशा जो पॉइंट फिक्स होंगे वो हमेशा नोड क्रिएट करेंगे, बिकॉज वो पॉइंट कभी वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे। ये बंधा हुआ पॉइंट है, ये नहीं ऑसिलेट कर सकता, तो यहाँ नोड ही बनेगा। और जो पॉइंट खुला हुआ पॉइंट होगा, जो पॉइंट ओपन पॉइंट होगा, वहां हमेशा एंटी नोड बनेगा, वहां कभी नोड नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। ओपन पॉइंट पे हमेशा एंटी नोड और क्लोज पॉइंट पे यानी फिक्स पॉइंट पे हमेशा नोड बनता है। अब इस एल लेंथ में कितने नोड्स, कितने एंटी नोड्स, कहां बनने वाले हैं, वो सारा देखेंगे आज। तो आपको मालूम है, एज वी नो दैट फॉर एंटी नोड्स हमने क्या निकाला था बच्चे, x निकाला था 2n + 1 लैम्डा बाय 4 निकाला था हमने। और फॉर नोड्स हमने पॉइंट्स निकाले थे x इक्वल टू n लैम्डा बाय 2 निकाला था। ये पॉइंट हमने निकाल दिए ऑलरेडी। तो लैम्डा बाय 4 पे पहला एंटी नोड और लैम्डा बाय 2 पे पहला नोड। अब एक काम करते हैं, अब आपको मालूम है कि x0 पे at x is equal to 0, the node will be there, the node is formed, ठीक है। अगर मैं इसको x0 को ऐसे बोल दूं L0, कोई गलत तो नहीं होगा, मतलब यहाँ पे लेंथ की वैल्यू 0 ही है। Yes, sir. तो for at L is equal to 0, the node is formed at this particular point, but L0 का कोई सेंस बनता नहीं है। L0 मतलब लेंथ 0 होगी, लेंथ 0 मतलब कोई स्ट्रिंग ही है नहीं। लेंथ 0 मतलब स्ट्रिंग की लेंथ L हमने क्या माना हुआ है, हमने L को स्ट्रिंग की लेंथ माना हुआ है। अगर L इज इक्वल टू 0 मैं बोल देता हूं कि भाई पहला नोड यहां बना हुआ है, तो कोई सेंस बनती ही नहीं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि लेंथ ही खत्म हो गई ना, स्ट्रिंग की लेंथ खत्म हो गई। तो हमने लेंथ के ऊपर नोड्स या एंटी नोड्स देखने हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेंथ के ऊपर हमने नोड्स या एंटी नोड्स देखने हैं। तो यानी कि L की वैल्यू को हम 0 नहीं कंसिडर करेंगे। अगर कोई बंदा बोलता है कि L की वैल्यू को आप 0 कर दोगे, ठीक है L 0 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, x 0 कर दिया आपने, ठीक है, तो आपका जो है वो L की वैल्यू 0 होगी, बिकॉज आपने x को क्या माना हुआ है, 0 माना हुआ है। x 0 यहाँ ओरिजिन पे है और ओरिजिन पे लेंथ भी 0 होगी, लेकिन जब लेंथ 0 होगी तो प्रैक्टिकली उतना साउंड अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि लेंथ 0 करने का मतलब स्ट्रिंग ही खत्म कर दिया आपने, तो थोड़ा सा ना वो ऑड सा लगता है। तो हम एक काम करते हैं, हमें L लेंथ के ऊपर ही नोट्स डिस्कस करने हैं। तो हम एक काम करते हैं कि x की वैल्यू को L ले लेते हैं और उसके ऊपर देखते हैं कितने नोट्स बनते हैं।
x की वैल्यू l ले लेते हैं और उसके ऊपर कितने नोड्स बनते हैं वो देखते हैं। तो फॉर द नोड्स, तो x इज इक्वल l इज इक्वल टू 0, इट इज नॉट ए वैलिड पॉइंट, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। स्टार डाल दिया मैंने इसके ऊपर, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा इररिलेवेंट पॉइंट बन जाता है। तो फॉर नोड्स हम x की वैल्यू l कर देते हैं और इसकी वजह से हमारा फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला l इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2। यानी इतनी लेंथ के ऊपर, यानी l लेंथ में कहां नोड बनने वाले हैं, l लेंथ में कहां पे नोड बनने वाले हैं, इस पोजीशन बनने वाले हैं। हियर n की वैल्यू को 0 नहीं करना, क्योंकि अगर n 0 करते तो लेंथ 0 हो जाएगी। यही पॉइंट मैंने आपको पिछले डेरिवेशन में बताने की कोशिश करी थी कि वो x 0 पे नोड बन रहा है, ठीक है, वो उस कंडीशन के थ्रू सही था, लेकिन यहां पे अगर मैं n की वैल्यू को 0 कर देता हूं तो l 0 बन गया। l 0 मतलब स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं ना आप, आपने l किसको माना हुआ है, स्ट्रिंग की लेंथ मानी हुई है, तो स्ट्रिंग की लेंथ ही 0 कर देंगे तो वो पॉइंट इररिलेवेंट हो जाएगा। तो हमें l लेंथ की स्ट्रिंग के ऊपर कहां नोड बनता है वो देखना है। तो फर्स्ट नोड ऑन द l लेंथ स्ट्रिंग विल बी फॉर्म्ड एट n इज इक्वल टू 1 पे, नॉट 0। पीछे क्या था, n इज इक्वल टू 0 पे था फर्स्ट नोड। पॉइंट समझ में है? यस सर। तो हमने स्ट्रिंग के ऊपर इसको एनालाइज करना है। n की वैल्यू को 0 नहीं रखेंगे, n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, n 0 क्यों नहीं करना, n 0 कर दिया तो बच्चे आपने l की लेंथ ही 0 कर दी, लेंथ 0 हो गई तो काम खत्म हो गया, फिर तो स्ट्रिंग ही नहीं बची। स्ट्रिंग नहीं बची तो नोड्स कहां बनेंगे, किस पे बनेंगे, हवा में थोड़ी बनेंगे। हवा में बनते हैं, ऐसे हवा में भी बनते हैं। There are standing waves in the stationary air column also। जो फ्लूट होती है ना, फ्लूट में एयर को हम फूंक मारते हैं ना, ऐसे वो ट्रम्पेट देखा आपने, ऐसे पम पम बजाते हैं उसको, उसमें हम फूंक मारते हैं बड़ी जोर से। जो फूंक मारते हैं ना, तो अंदर जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, दे आर समवेयर कंप्रेस्ड एंड दे आर समवेयर एक्सपेंडेड, रेयरफैक्शन उसको बोलते हैं। तो उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स बन जाती हैं, उसको ऑर्गन टाइप्स में हम स्टडी करेंगे। तो हवा में भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो थ्योरी कंप्लीटली अलग है। बेसिक यही है, बेसिक पार्ट यही होने वाला है, बट थोड़ा सा वो हटके है। इसमें ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स हैं और जो एयर कॉलम में होती है वो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स होती हैं, वो साउंड वाली होती हैं, ये साउंड वाला नहीं है, ठीक है। तो L इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2 पे हमारा क्या बनेगा बच्चे, ये नोड्स की पोजीशन है। यानी L लेंथ में हमें कहां पे नोड्स मिलने वाले हैं, L लेंथ में स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, L के बराबर है। इस L लेंथ में कहां पे नोड्स बनेंगे, पहला नोड कहां बनेगा, फॉर द फर्स्ट नोड, फॉर फर्स्ट नोड वी विल हैव टू कीप द n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट नोड के लिए हमें n की वैल्यू को 1 रखना पड़ेगा, 0 नहीं कर सकते इस बार। क्यों नहीं कर सकते, लेंथ 0 हो जाएगी, कोई सेंस बनती नहीं इसकी। तो फॉर फर्स्ट नोड n शुड बी इक्वल टू 0, सो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2, ठीक है। फॉर फर्स्ट नोड, अब इसको लिखते हैं बच्चे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। मोड्स, हम इसको इरेज कर देते हैं, नोट करो, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का मतलब होता है द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन विच अ स्ट्रिंग कैन वाइब्रेट। द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, नोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ segments in which string vibrates, number of segments in which the string vibrates, number of segments, कितने सेगमेंट में स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है उसको उसका मोड ऑफ वाइब्रेशन बोल देते हैं। तो हम बात करेंगे बेटा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन or we will call it as fundamental mode, या इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक, और दिस विल बी नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक। अब ये वर्ड्स अलग अलग आ रहे हैं, देखो तीनों का मतलब सेम है। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन और फर्स्ट हार्मोनिक, तीनों का मतलब सेम है, राइट। इस कंडीशन में मुझे बताओ n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉर दिस कंडीशन n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। भी n 0 तो नहीं रख सकते ना यार, n 0 नहीं कर सकते, n की वैल्यू को इस बार 1 रखना होगा, क्योंकि हमने स्ट्रिंग की लेंथ l फिक्स कर दी है। उस l लेंथ पे कहां पे नोड्स बनेंगे,
ठीक है, n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि l की वैल्यू क्या होने वाली है, l विल बी इक्वल टू l लेंथ में कितने नोड, कहां पे नोड बनेगा, लैम्डा बाय 2 में बनेगा। मैं इसको ना डिफरेंशिएट करने के लिए लैम्डा 1 डाल देता हूं, लैम्डा 1 डाल दिया मैंने। तो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई, इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स l, 2 टाइम्स l, 2 टाइम्स l आ गई। अब हमारा कंसर्न है कि सर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेवलेंथ निकाल दी मैंने, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू, इसको हम न्यू 1 बोल दें, न्यू 1। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी स्पीड अपॉन वेवलेंथ, फॉर्मूला याद है, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है ना। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई, स्पीड अपॉन वही लगाई, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो स्पीड की वैल्यू कितनी है नहीं मालूम, फ्रीक्वेंसी कितनी है, सॉरी लैम्डा कितना 12 आ गया। तो बेटा देखो यहाँ पे न्यू 1 कितना आ गया हमारा, इसको हम b बाय 12 डाल देते हैं, इसको हम बोल सकते हैं न्यू वेव आल्सो, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल, क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आप थोड़ा सा ना फ्लैशबैक में जाओ, याद करो एक न्यूमेरिकल कराया था मैंने, उसमें मैंने फंडामेंटल मोड की बात करी थी, और वहां ये फॉर्मूला यूज किया था हमने v बाय 12 का, वो यही चीज थी, वो यही चीज थी, ठीक है। तो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग व्हिच इज वाइब्रेटिंग इन द वन सेगमेंट। कितने वेवलेंथ है, हाफ वेवलेंथ है। इसका डायग्राम बना के देखो आपको, इसका डायग्राम। अब मैंने ना बीच से ऐसे, वो गिटारिस्ट वाली बात बता रहा था, वो बीच में रह गई थी। गिटारिस्ट अब स्ट्रिंग को पकड़ो ऐसे, स्ट्रिंग को ना ऐसे पकड़ के ना प्लग कर दो, ऐसे पकड़ खींच दो, स्ट्रिंग विल वाइब्रेट इन दिस वे, ऐसे वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी। अब ये वेव वाइब्रेट कर रही है अप एंड डाउन ऐसे, द वेव इज नॉट ट्रैवलिंग दिस वे, ये ट्रैवलिंग वेव होती है। दोनों एंड से हमने स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया, ठीक है, फिक्स कर दिया, और बीच में से पकड़ के ऐसे प्लग कर दिया। जब प्लग करेंगे तो वो वेव ऐसे इसके ऊपर ऐसे वो बन जाती है। इनको जहां पे ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसको एंटी नोड, और जहां डिस्प्लेसमेंट मिनिमम उसको नोड बोल देते हैं, ठीक है। तो गिटार के ऊपर, वायलिन के ऊपर, मतलब जो भी स्ट्रिंग्स दो एंड पे बंधी होती हैं, अगर उनको हम बीच से प्लग करते हैं तो उनके ऊपर कौन सी वेव बनती है, हमेशा स्टैंडिंग वेव बनती है, ट्रैवलिंग वहां पे नहीं बनेगी। दो वेव्स है ना, ऐसे मैंने प्लग कर दिया, एक वेव ऐसे गई इस तरह से, इस तरफ गई, एक वेव इस तरफ गई इस तरह से, और ये दोनों वेव्स यहाँ पे लड़ेंगी, लड़के वापस रिफ्लेक्ट करेगी, ये वेव इस तरफ आएगी अब, और ये वाली वेव लड़के इस तरफ ऐसे आएगी। अब इन दोनों वेव का होगा क्या, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन होगा तो क्या बनेगा, स्टैंडिंग वेव। इस तरह से चीजें आप विजुअलाइज कर सकते हो या सोच सकते हो कि ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तो हमें कंडीशन मिल गई भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मैंने और बताया था आपको, सॉरी स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या थी, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव होती है √T/μ, क्या था, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, T/μ अंडर रूट में, टेंशन म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ, अभी कराया 2 दिन पहले। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग इज T/μ अंडर रूट, टेंशन अपॉन द म्यू इज कॉल्ड मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। 2 दिन पहले की बात है जब न्यूमेरिकल करवाया था, उससे पहले एक न्यूमेरिकल ये टॉपिक करवाया था आपको, और मैंने बोला था इसको डायमेंशनली आप प्रूव कर सकते हैं, वही चीज है। सो अब अगर ये वैल्यू यहाँ पे हम करेंगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या न्यू 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्पीड की वैल्यू पुट करोगे T/μ और अंडर रूट साथ में अपॉन 2l आ गया। यही फॉर्मूला हम वहां पे यूज कर रहे थे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसका जो वेव फॉर्म बनेगा ना वो ऐसा बनने वाला है, ऐसा बनने वाला है, ऐसे। ये अब ये L लेंथ है, इस L लेंथ में कितना है हमारा, λ/2 के बराबर है, λ1/2। ये हाफ वेव होगी ना, कितने नोड्स, नोड नोड, और देन दिस इज एंटी नोड। इसको बोलते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन द वन सेगमेंट। ये वन सेगमेंट हो गया ना, एक सेगमेंट वाइब्रेट कर रही है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ओके, इसको हम फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बोल देते हैं।
फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बन जाएगा हमारा। अब ये खिलौना मैंने लिया है, एक टॉयस लिंक किया, अब इसको ऐसे देखो, ये दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसमें देखो मिडल में क्या बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है, और जो एंड पॉइंट्स हैं ये मूव नहीं कर रहे हैं, इन पे क्या बन रहा है, नोड बन रहा है मिडल में। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। सेकंड मोड में क्या होगा, सेकंड मोड में कुछ ऐसा होने वाला है ना, कल मैंने किया था ये देखो दो सेगमेंट्स इसमें बन रहे हैं, देख रहे हैं ना आपको, दो सेगमेंट्स, यानी एक एंटी नोड और इधर भी एंटी नोड बन रहा है इस तरह से। और लेंथ में चेंज करूं, जल्दी करना शुरू करूंगा तो ये थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन भी बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्टी होगी बिकॉज लेंथ इज शॉर्ट। ओके, तो मैंने कल बोला था कि आप इसको खरीद लो। नाउ आई विल नॉट रिवील द प्राइस, ठीक है, तो इसको खरीद लो और खरीदने के बाद में ट्राई करना, मजा आएगा आपको। ओके, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ गई, V/2L, और V की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो कुछ ऐसा रिलेशन बन जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं फंडामेंटल के बाद में हायर फ्रीक्वेंसीज की। हायर फ्रीक्वेंसीज मतलब ओवरटोन, हायर फ्रीक्वेंसी मतलब ओवरटोन्स, ये ओवरटोन नहीं है, इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसीज होगी उनको हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, उसके ऊपर सेकंड, उसके ऊपर थर्ड, उसके ऊपर फोर्थ एंड सो ऑन। फंडामेंटल के बाद जितने फ्रीक्वेंसीज होंगी सारी, वो सारी की सारी ओवरटोन्स कहलाती हैं। फंडामेंटल के बाद जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आएगी उसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, और जो सेकंड आएगी उसको बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। ये हमारा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है, इसको फंडामेंटल मोड भी कहते हैं, और इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट आ गया इसके अंदर, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, और इसको हम बोल सकते हैं सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, और इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। फ्रीक्वेंसीज व्हिच आर हायर देन फंडामेंटल कॉल्ड ओवरटोन। तो पहली फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं, इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम फर्स्ट ओवरटोन बोल देते हैं। ओके, क्लियर है? तो कैसे बनाएंगे वेव को? अब इस कंडीशन में पहले तो वेव फॉर्म बनाओ, इसको बोलेंगे बच्चे फर्स्ट मोड। अब सेकंड मोड की बात करने जा रहे हैं, इसमें कैसे बनेगा भी मैंने बना के दिखाया आपको। सेकंड मोड कि दो सेगमेंट थे उसके अंदर, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। यहां पे होगा हमारा लेंथ कितनी है हमारी, द लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल एल, लेंथ तो वही है, लेंथ हमने चेंज नहीं करी, उस लेंथ के अंदर हमने डिफरेंट हार्मोनिक्स क्रिएट करनी है। अब इधर हमारा जो लैम्डा कितना होगा बोलो यार, ये कितनी है, हाफ वेव है, और ये भी कितनी, हाफ, तो हाफ प्लस हाफ 1 होगी ना, चलिए लैम्डा की वैल्यू होगी लैम्डा 2 के बराबर। वेवलेंथ चेंज होगी, यहां कितनी थी, हाफ वेवलेंथ थी, इसलिए मैंने लैम्डा 1 यूज किया था। यहां पे वेवलेंथ फुल होगी, इसलिए मैंने लैम्डा 2 कर दिया डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इधर जो फ्रीक्वेंसी बनेगी, यहां पे एल की वैल्यू को क्या करना है आपको, एल की वैल्यू क्या करना है, 2 कर देना, एन की वैल्यू 2 कर देंगे, तो एन की वैल्यू को रखेंगे 2, एन की वैल्यू को रखेंगे 2। अगर एन की वैल्यू को आपने 2 कर दिया तो उस फॉर्मूले के थ्रू, ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में क्या मिल जाएगा आपको, L इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा 2 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, कट गया, L की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा 2 आ गई, सिंपल। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी क्या देंगे, न्यू 2 इसको बोल देते हैं, सेकंड फ्रीक्वेंसी, इट विल बी इक्वल टू, बोलो स्पीड अपॉन वेवलेंथ, कितना आ गया, स्पीड अपॉन लेंथ आ गई, और लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है, लेंथ के बराबर ही है। अब एक काम करते हैं, ये न्यू 2 आ गया हमारा, V by L आ गया, मैं ना 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करते 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से मुझे ये चीज दिख रही है ना, V/2L, क्या ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, V/2L, तो ये हमारे क्या बन गई, 2 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, डबल हो गई। ये फंडामेंटल थी ना यार, ये इतना पोर्शन फंडामेंटल था ना, अब इसमें क्या हो गया, 2 का फैक्टर आ गया ना, देखो डबल हो गई। बार बार हर तरीके से इसको देख सकते हो आप। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी थी V/2L थी, और न्यू 2 की वैल्यू कितनी बन गई, सेकंड फ्रीक्वेंसी बन गई हमारी 2 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल। इसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक, या इसको बोल सकते हैं आप सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन।
देयरफॉर फ्रीक्वेंसी सेकंड कितनी आ गई हमारी 2 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन। और हार्मोनिक कौन सा होगा? सेकंड। हार्मोनिक के लिए सेकंड हार्मोनिक, यानी ये जो फैक्टर आता है ना साथ में फंडामेंटल के साथ में, ये आपको अगर यहाँ पे 4 लिखा हो तो ये फोर्थ हार्मोनिक कहलाएगी। 10 लिखा हो यहाँ पे 10 न्यू एफ लिखा हो तो 10th हार्मोनिक कहलाती है। और ओवरटोन कौन सी होगी? एक कम। ओवरटोन कौन सी होगी? एक कम। तो एक मैं जनरल फार्मूला बना देता हूं। मैं एक जनरल फार्मूला बना देते हैं। अगर देखो मन दो इसको, अगर nth हार्मोनिक है, अगर nth हार्मोनिक है और nth मोड है तो ओवरटोन कौन सी होगी? तो ओवरटोन होगी n-1। कंसेप्ट बन गया। एक अगर हमारा nth हार्मोनिक है तो ओवरटोन कौन सी होगी? एक कम। अगर 100वीं हार्मोनिक है, 100वीं 100th, तो 99th ओवरटोन होगी, एक कम। एक जनरल रिजल्ट बन गया, ये हर जगह पे वैलिड होगा। nth हार्मोनिक तो ओवरटोन एक कम उससे। 10वीं हार्मोनिक है तो 9th ओवरटोन कहलाती है वो। थर्ड मोड कर ले, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। थर्ड मोड बना के देखते हैं लोग। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए इजी है। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में स्ट्रिंग विल बी वाइब्रेटिंग इन द 3 सेगमेंट्स। स्ट्रिंग विल बी वाइब्रेटिंग इन द 3 सेगमेंट। अब हर बार ना उस चीज को विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है। 2 पोर्शन आपने विजुअलाइज कर लिए, तीसरा भी बन जाएगा। लेंथ सफिशिएंट हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, बन जाता है। इसीलिए बोला कि खरीद लो और घर बैठ के इसको ट्राई करो। आपको ये टॉपिक ना बाय हार्ट याद हो जाएगा। और जब कोई चीज बाय हार्ट याद होती है ना तो दिमाग अपने आप ही इसको कैप्चर कर लेता है ना। जब जिसमें इंटरेस्ट बन गया ना वो चीज अपने आप ही तुमको आसान लगनी शुरू हो जाएगी। तो आई हैव ट्राइड कि आपको थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट बन जाए। तो nth हार्मोनिक के बाद में, सेकंड के बाद में थर्ड हार्मोनिक। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड हार्मोनिक और थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, और इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं भाई सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन एक कम। थर्ड हार्मोनिक तो ओवरटोन एक कम, दूसरा। ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा? L इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2 था ना। अब इसमें n की वैल्यू क्या रखनी है? n की वैल्यू 3 कर दो। तो यहां पे n की वैल्यू 3 करेंगे फॉर्मूले में। इस वाले फॉर्मूले में ये था ना 4 नोड्स। तो उसके बाद बेटा यहां देख लो, यहां नोड, ये भी नोड, इधर भी नोड, ये एंटी नोड और ये एंटी नोड। इस तरह से आप बात कर देना प्रॉपर तरीके से। n की वैल्यू 3 हो गई तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 लैम्डा 3/2। अब लैम्डा 3 मैंने कर दिया, वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं। लैम्डा 3 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? देयरफॉर 2L/3 बन जाएगा लैम्डा 3। एंड आफ्टर दैट द फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू ν3। कितने बनेंगे? V अपॉन वेवलेंथ। तो V अपॉन वेवलेंथ कितनी आई है? 2L/3। 3 क्या ऊपर क्या बन गई? ये फंडामेंटल है ना। तो 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि ν3 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको बोलेंगे हम सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन एंड कौन सी हार्मोनिक है? थर्ड। लिख रहा है, देखो यहां पे दिख रहा है आपको, थर्ड हार्मोनिक है। अगली हार्मोनिक कौन सी आएगी? फोर्थ। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी विल बी in the same way ν4 can be written as 4 times ν_f। अगला वाला ν5 will be written as 5 times ν_f। ऐसे बनती जाएगी। इसको बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। दिस विल बी थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन, दिस विल बी फोर्थ ओवरटोन। ओवरटोन हमेशा एक कम रहेगी। ऐसे आप एनालाइज कर सकते हो, सिंपल। अब इसका डायग्राम बना के देखो। बनाओ डायग्राम अपने आप। हाँ बनाओ, इसका सेगमेंट बनाओ। ऐसे कितने सेगमेंट बनेंगे? 3 ऑब्वियसली 3 सेगमेंट बनेंगे। बना के देख लो 3 सेगमेंट ऐसे।
ऐसे 3 सेगमेंट बन गए। दिस वन इज नोड 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 एंड नोड, एंटी एंटी एंटी। ये लेंथ हमारी कितनी है? लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ कितनी थी? 3 लैम्डा 3/2। इसको हम कौन सा मोड बोलेंगे? थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन या थर्ड हार्मोनिक। क्या आसान लग रहा है? ये आसान है, बहुत आसान है। ओके, so these are the different modes of vibration in a string which is fixed at both ends. जो स्ट्रिंग हमारी दोनों एंड पे फिक्स है, उनके ऊपर ये हमने डिफरेंट मोड्स बना दिए, डिफरेंट वाइब्रेशनल मोड्स बना दिए। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? आई डोंट थिंक कोई डाउट होना चाहिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक लिख लो बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक लिखो ऑर्गन पाइप्स। न्यूमेरिकल के लिए अलग से मैं सेशन करूंगा, अभी हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट को वाइंड अप करेंगे। पहले ऑर्गन पाइप्स, ऑर्गन पाइप में हमारा जो है वो ट्रम्पेट, जो ब्यूगल होता है ना, जो आर्मी वाले यूज करते हैं, बांसुरी, फ्लूट, ठीक है। एंड पहले के जमाने में ना, वो पुराने गानों में ना वो चलते थे हारमोन, वो चलते थे माउथ ऑर्गन, जैसे ना कि मुंह के आगे भी जाते हैं, उसमें डिफरेंट पाइप्स होती हैं। है तुम्हारे पास माउथ ऑर्गन? मेरे पास पड़ा हुआ है, बहुत पहले लिया था, 99 में लिया था। फ्लूट है तो फ्लूट दोगे, बट फ्लूट को भी ऑर्गन पाइप हम बोल सकते हैं, बट वो ना बड़ी कॉम्प्लेक्स पाइप होती है, उसके अंदर बड़े कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक्स है, उसको स्टडी करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। हम सबसे सिंपलेस्ट पाइप को स्टडी करेंगे जिसके अंदर साउंड अच्छी प्रोड्यूस हो जाए। सबसे सिंपलेस्ट हार्मोनिक्स जो प्रोड्यूस होती है वो होती है ऑर्गन पाइप के अंदर। हालांकि ऑर्गन पाइप बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, बट हमारे सिलेबस में सिंपलेस्ट ऑर्गन पाइप है। अब ऑर्गन पाइप का मतलब ये नहीं कि कोई मतलब किसी के ऑर्गन से वो बना है, खाली एक नाम पड़ा हुआ है। अंग्रेज लोग ना, वो पुराने जमाने में अंग्रेजों के टाइम पे, ये सारा तो अंग्रेज लोग हमको देख गए, वो ना एक बैक पाइपर होता है बच्चे, इंस्ट्रूमेंट। हमारे यहाँ पे आर्मी वाले यूज करते हैं उसको, बैक पाइपर, ठीक है। तो बैक पे ना वो कुछ उनके पास इतना बड़ा डिब्बा सा रहता है, उसमें ना डिफरेंट पाइप्स रहती हैं। हमारे पंजाबी में ना वो ऐसे, वो क्या होता है वो जो बजाते हैं ऐसे, जिसमें वो 2 पाइप्स लगी रहती हैं। आई डोंट नो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम, पता नहीं मुझे, तुम भी तो नहीं है, कुछ बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, बट वो पाइप्स ऐसे होती है, अलगोजा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ है उसका ऐसा यूनिक सा नाम है, मुझे अभी भूल गया एग्जैक्टली, दिमाग में आ नहीं रहा है। सो मतलब वो ऐसे जो पाइप्स होती है ना, ऑर्गन पाइप मतलब एक सिंपल पाइप है जिसके अंदर हम डिफरेंट हार्मोनिक्स क्रिएट कर सकते हैं बाय इंसर्टिंग द प्रेशर वेव मतलब फूंक मार के। जैसे फ्लूट होती है, फ्लूट में हम अगर फूंक मारते हैं, अब फूंक मारने की टेक्निक के ऊपर डिफरेंट उसके अंदर सुर निकलते हैं, साउंड्स डिफरेंट निकलती हैं। एक तो वो गली में आता है जो बांसुरी वाला सिंपल 10 रुपए की बेचता है, उसकी साउंड, और जो एक प्रोफेशनल जो फ्लूट प्लेयर होते हैं उनके साउंड में बड़ा फर्क है। फर्क क्यों है? बिकॉज वो प्रॉपर उसमें इंजीनियरिंग लगा रखी है, प्रॉपर उसमें होल्स का साइज, प्रॉपर उसकी लेंथ, प्रॉपर उसका डायामीटर, बहुत सही तरीके से उसमें इंजीनियरिंग करी हुई है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन पाइप है वो भी ऑर्गन पाइप, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन पाइप है, ठीक है। तो हमें उतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन पाइप नहीं स्टडी करना है, उसके हार्मोनिक्स, उसके सुपरपोजिशन जो हो रहे हैं अंदर, वो हम नहीं समझ पाएंगे, बहुत मुश्किल है वो, ठीक है। तो हम जो है वो खाली बेसिक ऑर्गन पाइप समझेंगे कि बेसिक ऑर्गन पाइप कैसे काम करती है और किस तरह से उसमें कौन कौन से मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बनते हैं, राइट, वो हम समझेंगे। तो ऑर्गन पाइप कोई ऑर्गन से नहीं बना हुआ है, ठीक है। ये खाली ब्रिटिश वालों ने नाम ट्रेंड में ला दिया, तो वो तब से ऑर्गन पाइप इसको बोला जा रहा है। इस तरह से ना एक ऐसे डिवाइस होती है, माउथ ऑर्गन इसको बोलते हैं, इसमें ना अलग अलग लेंथ की ऐसे पाइप्स होती हैं, शायद तुमको याद भी आ जाए, मेले में जाते थे तो हम ऐसे ही खरीदते थे, ऐसे करके उसमें ऐसे सीटियां मारते थे हम लोग, है ना, इस तरह से ऐसे। ये डिफरेंट पाइप्स होती हैं ऐसे करके, पाइप 1, पाइप 2, पाइप 3, इसको ना ऐसे मुंह के सामने रख के ऐसे हवा मारते थे। जो हवा मारते थे उसमें है हार्मोनिका, जो भी है, मतलब मैं उसको एज ए फिजिसिस्ट मैं इसको क्या बोलने वाला हूँ, मैं इसको ऑर्गन टाइप बोलूंगा।
दिस इज द फर्स्ट ऑर्गन की डिफरेंट पाइप्स हैं। इन पाइप्स में जब हम हवा को रश करते हैं ना, हवा को जोर से ब्लो करते हैं, तो जो हवा होती है, हवा मतलब द पार्टिकल, हवा में पार्टिकल्स होने वाले हैं बेसिकली। तो हम जब हवा को फूंक मारते हैं अंदर की तरफ, तो ये वेव्स यहाँ चलती है इस तरह से, ये वेव चली और अंदर जाके ना यहाँ पे लड़के ना वापस बाउंस बैक करती हैं। तो इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव का आपस में क्या होता है, सुपरपोजिशन, जिसकी वजह से एयर में स्टैंडिंग वेव बनती हैं। तो ऑर्गन पाइप के अंदर स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, कौन सी, इन एयर। इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं है, पार्टिकल्स के थ्रू इसमें स्टैंडिंग वेव बनती है, राइट। तो ऐसा कुछ ऑर्गन पाइप जो है वो होता है। तो टॉपिक का नाम लिखते हैं बच्चे ऑर्गन पाइप, और इसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि ऑर्गन पाइप क्या होता है। तो लिख लो, एन ऑर्गन पाइप इज सिंपली, एन ऑर्गन पाइप इज सिंपली ए पाइप मेड अप ऑफ glass or wood or plastic in which standing waves, longitudinal standing waves, in which longitudinal standing waves can be formed in air column. Longitudinal waves can be formed in air column. तो इसमें longitudinal waves मतलब कि साउंड वेव कैसी होती है नेचर में, लॉन्गिट्यूडनल होती है। साउंड वेव कैसी होती है नेचर में, लॉन्गिट्यूडनल होती है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जिसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हो। ये देखो, तुमको ये भी दिखा देते हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ये देखो इसमें ना, ये देखो मैं ना, ये देखो दिख रहा है आपको कंप्रेशन रेयरफैक्शन। कंप्रेशन मतलब जहां पे वो कंप्रेस हो रहा है, और रेयरफैक्शन मतलब जहां पे उनका एक्सपेंशन हो रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस तरह से। ओके, तो ऐसी वेव्स जिनमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोल देते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, पार्टिकल का मोशन पैरेलल टू वेव मोशन। इसमें देखो जो वेव चल रही है, वेव का फ्लो किस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और पार्टिकल का मोशन वेव के पैरेलल तो है, वेव के पैरेलल है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जो वेव बन रही है ना, इसके ऊपर ये इस तरह देखो, टेबल पे बनाना थोड़ा आसान रहता है। ये इस तरह से, ये देखो पार्टिकल का मोशन अप एंड डाउन, और वेव का मोशन भी अप एंड डाउन ही हो रहा है। देखो मतलब पैरेलल ही है। और इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, ये ट्रांसवर्स है। ये ट्रांसवर्स है। इसमें पार्टिकल अप एंड डाउन चल रहा है और वेव का मोशन आगे की तरफ होगा। ठीक है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल होता है। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। तो ऑर्गन पाइप क्या होगा, उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है बच्चे, सुपर इम्पोज होती हैं, सुपर इम्पोज। और उनके सुपर इम्पोज होने से इन एयर कॉलम स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। इन एयर कॉलम स्टेशनरी वेव्स आर फाउंड। ओके, इन एयर कॉलम स्टेशनरी वेव्स आर फाउंड। एयर कॉलम में स्टेशनरी वेव बनती है, हवा में बनती है। इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं है, एयर कॉलम में बनती है। और जो ये है ना, ये एक तरह का पाइप है, अ सिंपल पाइप मेड ऑफ वुड और ग्लास, और इट में भी प्लास्टिक। इस तरह से ऐसे एक पाइप है, बस सिंपल। आपको यही पढ़ना है, बिकॉज और डिफिकल्ट वाला तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, सिंपलेस्ट ऑर्गन पाइप स्टडी करना है। ऑर्गन पाइप बच्चे दो तरह से डिफाइंड है। इसकी टाइप्स दो होती है। टाइप्स की बात कर लेंगे। पहला होता है हमारा, इसको बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा, इसके दोनों एंड ओपन रहने वाले हैं। ठीक है, बोथ एंड्स आर ओपन, दोनों एंड ओपन होंगे। और दूसरा होता है, इसको बोलते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होगा कि एक एंड इसमें क्लोज रहने वाला है, वन एंड विल बी क्लोज। जैसे ये वाला एंड हमने क्लोज कर दिया, क्लोज
और ये वाला ओपन, यानी एक ओपन और एक क्लोज ऑर्गन पाइप। ओके, तो ओपन पाइप और क्लोज पाइप ये दो तरह के हमें स्टडी करने, इनकी हमें हार्मोनिक स्टडी करनी है, इनकी हमें मोड्स ऑफ वाइब्रेशन स्टडी करने हैं कि इनमें किस किस तरह के जो वाइब्रेशंस है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ऑलराइट, सो ओपन ऑर्गन पाइप एंड द क्लोज ऑर्गन पाइप, ये दो चीजें हैं हमारे पास। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि इनमें से कौन सा अच्छा साउंड प्रोड्यूस करने वाला है, तो क्या बोलोगे आप? जिसमें ज्यादा बेटर हार्मोनिक्स बनेगी, जिसमें ज्यादा हार्मोनिक्स बनेगी वो ज्यादा बेटर साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब आपको कैसे पता है कि क्लोज में हार्मोनिक्स ज्यादा बनेगी कम बनेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिफ्लेक्शन तो यार, जब साउंड, जब ये वेव यहां से भेजोगे तो ये जो वेव्स होंगी कोई एक वेव थोड़ी ना है, देयर आर मल्टीपल वेव्स, देयर आर मल्टीपल वेव्स। अब ये वेव जो है इनकी वॉल से भी टकराएंगी, तो इन वॉल के थ्रू भी रिफ्लेक्शन होने वाला है। सबसे ज्यादा हार्मोनिक्स इसके अंदर बनती हैं। तो ओपन साउंड, ओपन पाइप विल बी क्रिएटिंग बेटर क्वालिटी साउंड, तो हम ओपन पाइप को ही प्रेफर करेंगे। और ये सारा ऐसे हवा ही नहीं है, वी विल गिव प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म्स टू यू पीपल, प्रॉपर इसका मैथमेटिक्स समझाएंगे कि किस तरह से कितने हार्मोनिक्स इसके अंदर बन जाती हैं, तो सारा हम एनालाइज करेंगे। राइट, पहले हम स्टडी करेंगे क्लोज ऑर्गन पाइप। तो हार्मोनिक्स, टॉपिक का नाम है हार्मोनिक्स इन क्लोज ऑर्गन पाइप। आपको एग्जाम में यही आना है, और कई बार इसका न्यूमेरिकल आता है, ज्यादा टाइम इसका न्यूमेरिकल आता है, थ्योरी कम ही आती है। तो हार्मोनिक्स इन क्लोज ऑर्गन पाइप। अब इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट हार्मोनिक की। फर्स्ट हार्मोनिक इन क्लोज पाइप। तो ये हमारा क्लोज पाइप है बच्चे, इस तरह से दिस इज द क्लोज पाइप। ऐसे मैंने क्लोज पाइप बना दिया। ये वाला एंड हमारा कौन सा एंड है? एंड क्लोज्ड है, और ये वाला एंड ओपन है। क्लोज पाइप में एक एंड ओपन, एक एंड क्लोज, तो ये एंड हमारा क्लोज्ड है। यहां पे क्लोज एंड पे हमेशा क्या फॉर्म होता है? क्लोज एंड पे हमेशा क्या फॉर्म होता है? नोड इज फाउंड ऑन द क्लोज एंड ऑलवेज। ये बात को ध्यान रखेंगे कि एट द क्लोज्ड एंड नोड इज ऑलवेज फाउंड, node is always found, and at the open end पे हमेशा क्या बनेगा? एंटी नोड बनेगा हमेशा। तो इधर क्या बनने वाला हमेशा? एंटी नोड, और इधर क्या बनने वाला है हमेशा? नोड। एंटी नोड, तो पोजीशन हमें मिल गई। अब फर्स्ट मोड का मतलब होता है the smallest mode of vibration, या हम बोलते हैं smallest frequency in which the wave can be sucked into vibration, smallest frequency। तो smallest frequency क्या होती है? अगर मैं ऐसे बनाऊं एक वेव, ये हमारी एक वेव है, कंप्लीट वेव है, दिस इज वन कंप्लीट वेव। कंप्लीट वेव की लेंथ कितनी होती है? लैम्डा होगी। ये वेवलेंथ कितनी होगी हमारी? लैम्डा बाय 2 होगी। और ये वेव कितनी होगी हमारी? लैम्डा बाय 4 होगी। अब ये हमारा नोड और ये हमारा एंटी नोड, तो नोड और एंटी नोड के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाय 4, यानी एक चौथाई वेव, 1/4, यानी वेव का चौथा हिस्सा। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? एंटी नोड और नोड। तो क्या ये चीज आ गई? नोड और एंटी नोड, यानी 1/4 ऑफ द वेव विल बी देयर। यस और नो? पता लग रहा है आपको? 1/4 ऑफ द वेव विल बी फाउंड, यानी आधी वेव भी नहीं इसके अंदर, 1/4 ऑफ द वेव। मैंने वो डायग्राम बना के दिखाया आपको। तो यहां से हम शुरू करेंगे इसको, और ऐसे बना देंगे, एक ऐसे बना दिया। लो जी, इसको बोलते हैं एंटी नोड, इसको बोलते हैं नोड, और इसको बोलेंगे बेटा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड। अगर पाइप की लेंथ एल के बराबर है, लेंथ ऑफ पाइप, तो इस लेंथ में कितनी वेव बनी है? लैम्डा बाय 4 बनी है यार, लैम्डा बाय 4 बनी है। देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? लैम्डा बाय 4 आ जाएगा फॉर द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, लैम्डा बाय 4। लैम्डा कितना आ गया? इसको लैम्डा 1 बोल दूं मैं? आसानी के लिए लैम्डा 1 बोल दिया, है ना। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 टाइम्स पहले आ गई, 400 आ गई। देयरफॉर स्पीड, फ्रीक्वेंसी क्या बनने वाली है? The frequency nu1 is equal to v upon lambda 1, तो v upon 400 आ गई।
इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू वन या हम इसको न्यू टू न्यू एफ बोल देंगे, विच इज इक्वल टू v by 4l आ गई। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप इज हाउ मच, v by 4l। स्ट्रिंग में कितनी थी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, v by 12 थी, इसमें कितनी है, v by 4l आ गई, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, हाफ हो गई। स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी क्या थी, v by 12 थी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, v by 4l आ गई, v by 4l आ गई। तो इसकी फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी का हाफ होगी। v by 2l और v by 4l इनमें क्या रिलेशन है, दिख रहा है ना, हाफ ही हो गई, हाफ हो गई ना, इधर से इधर हाफ ही हुई है, इतना मैं तो आना चाहिए। v by 2l का हाफ करेंगे, v by 4l बन जाएगी। ओके, इसको क्या बोलेगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, किसकी, क्लोज ऑर्गन पाइप की। तो इसको फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बोल देंगे, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट हार्मोनिक रहने दो, फर्स्ट मोड वर्ड यूज करो, हार्मोनिक नहीं, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये ज्यादा बेटर रहेगा। हार्मोनिक्स में कई बार ना कंफ्यूजन हो जाती है ग्रेड। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसमें कुछ हार्मोनिक्स होंगी, कुछ हार्मोनिक इसमें गायब होंगी। ओके, ये फर्स्ट हार्मोनिक बोल रहे हो तो कोई गलत नहीं करेगा, बट फर्स्ट मोड कहना ज्यादा रिलेवेंट होता है, क्योंकि इसमें एक सेगमेंट एक भी नहीं वाइब्रेट कर रहा, इसमें आधा सेगमेंट है। एक सेगमेंट तो ये होता है ना, ये दिस इज कॉल्ड वन सेगमेंट, इसमें एक सेगमेंट पूरा नहीं है, आधा सेगमेंट है, ठीक है, ये 1/4 ऑफ द वेव है, ठीक है। अगले में बात करते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड के बाद सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन पे आते हैं। सेकंड मोड में क्या होने वाला है बताओ। अब पाइप बना के देखते हैं, बनाओ पाइप इस तरह से, पाइप बना लें, ये बनेगा नोड और इधर बनेगा एंटी नोड। पहले तो ना छाप लो आप, इधर एंटी नोड बनेगा और उधर हमेशा नोड बनेगा, इतना तो कंफर्म है ना। अब इस तरफ आ जाओ, जरा इस तरफ आ जाओ, इस वेव के ऊपर पहला एंटी नोड कहां बना हुआ था, यहां बना था ना, ये एंटी नोड था, ये नोड है, नोड मतलब क्लोज, ये ओपन। अगला कहां पे बनने वाला है, अगला एंटी नोड यहां बनेगा, यानी अब आपको नोड और एंटी नोड, नोड और एंटी नोड इनके बीच की लेंथ क्या लेनी है आपको, इस बार लेंथ आपको ये लेनी पड़ेगी, ये वाली। एक एंटी नोड तो ऑलरेडी बन चुका है, एक एंटी नोड तो ऑलरेडी बना चुके हैं इसके अंदर। अब ये वाला एंटी नोड, ये वाला एंटी नोड डिफरेंट है। अगला एंटी नोड कहां पे आने वाला है, 3λ/4 पे आने वाला है, 3λ/4। यानी आसान तरीका मैं बताऊं मैं आपको, तो पहली लेंथ कितनी थी, λ/4 था, अगली सारी के लिए λ/2 ऐड करते जाओ, λ/4 बेसिक, अगली बार λ/4 बेसिक तो है ये, इसमें λ/2 को ऐड कर दो आपने, इसको क्या बोलेंगे, बेसिक से ऊपर फर्स्ट, सेकंड मोड वाइब्रेशन। अगली बार λ/4 प्लस, ये तो रहने ही रहना है, ये तो रहेगा, साथ में λ/2 और ऐड करते जाओ, यानी λ/2 को आप ऐड करते जाओ हर बार। सबसे शॉर्टेस्ट कितनी आएगी, λ/4 आएगी, उसके बाद हर बार λ/2 ऐड करते जाओ। ये देखो सबसे शॉर्टेस्ट कितनी थी, λ/4 थी, इसके बाद हमने कितना ऐड किया, यही ऐड किया, इसकी लेंथ कितनी हमारी λ/2 के बराबर ही है, λ/4 प्लस λ/4, तो λ/4 प्लस λ/2 कर दिया, 3λ/4 बन गया, ठीक है। कितना कुछ कैलकुलेशन है इसके अंदर, देखो आप, राइट। तो ये अब इसका डायग्राम बना के देखेंगे, बनाओ डायग्राम, एंटी नोड ऐसे बना देंगे, इसको ऐसे बना देंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए आपको। इस तरह से बनाएंगे,
ज्यादा बन गई? Yes, sir. बन गया। लो जी, ठीक है। ये हमारा कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू, ऐसा डायग्राम बनाना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आएगा आपको। दिस इज योर लैम्डा बाय 4, यहां तक एंटी नोड, एंटी नोड, इधर नोड, इधर फिर से एंटी नोड और इधर फिर से नोड। ये कितने वेवलेंथ है ये वाली? दिस लेंथ इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4, है ना? लैम्डा 2 करते हैं इसको, ये बन गया। ये 1/4 है ना, 1/4 लैम्डा बाय 4 और अगली बार लैम्डा बाय 2 जोड़ दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इट्स कॉल्ड सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि हम इसको पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम बोलेंगे कि कौन सा हार्मोनिक है ये। अगर वो 2 न्यू एफ आ गया, सेकंड हार्मोनिक होगी। 3 न्यू एफ आ गया, बड़ा न्यू एफ को हम बोलते हैं, 1 न्यू एफ को बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। नोट करना, नोट वर्थी पॉइंट। 1 न्यू एफ इज फर्स्ट हार्मोनिक, 2 न्यू एफ बोलो सेकंड, 3 न्यू एफ थर्ड हार्मोनिक, 4 न्यू एफ फोर्थ हार्मोनिक। देखते हैं कि इनमें कौन सा न्यू एफ आता है। 1 2 3 4 कौन सा आता है, देखते हैं इसको। तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन सेकंड ही होगा, लेकिन हार्मोनिक कौन सी करनी है? हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के बेस पे पता लगाना है। ओके, तो एज लेंथ इज इक्वल टू 3 लैम्डा 2 डिवाइड बाय 4, तो लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4l/3 आ जाएगी। 4l/ क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। 4l/3, ओके, 4l/3 आ गई। लेट अस सी नाउ। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4l/3 आ गई। अब व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी नाउ? 2, इसको ν2 बोल देता हूं मैं। ν1 तो निकाल चुके, ν2 की वैल्यू कितनी आती है? इट विल स्पीड अपॉन वेवलेंथ लैम्डा 2, स्पीड अपॉन वेवलेंथ कितनी है? 4l/3, 3 ऊपर गया तो 3 टाइम्स ऑफ व्हाट? फंडामेंटल आ गई ना, तो ν2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 न्यू एफ आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सी हार्मोनिक है बोलो? सेकंड है ये? सेकंड नहीं है, थर्ड हार्मोनिक आ गई, यानी सेकंड इसमें गायब, सेकंड गायब होगी। इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे। और इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज फंडामेंटल वो तो पहली तो है ही है वो। बट बेटर इट इज कि आप मोड ऑफ वाइब्रेशन यूज करो वर्ड। और इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, और इसको हम बोलेंगे कौन सी? ओवरटोन। कंफ्यूजन हो गई बड़ी तगड़ी, रट्टा नहीं मारना है। All the frequencies higher than the fundamental frequencies are called overtones. तो fundamental frequency के बाद इसमें पहली frequency कौन सी मिली? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद पहली फ्रीक्वेंसी कौन सी मिली आपको? थर्ड हार्मोनिक की मिली है। और थर्ड हार्मोनिक यहाँ पे क्या होगा हमारा? फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप है ये, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप है ये। द फ्रीक्वेंसी इज हायर देन दी, आई नो थोड़ा सा है ये, बट थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी आपको। ओवरटोन्स को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसीज हायर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। तो थर्ड हार्मोनिक, हार्मोनिक के लिए ये पैटर्न है, हार्मोनिक के लिए, हार्मोनिक को पहचानने का सिर्फ यही पैटर्न है न्यू एफ के बेस पे। तो फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक हम इसको बोल देते हैं। नेक्स्ट, सेकंड के बाद थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? अब इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ऐसे, ठीक है। इसमें ये कितना होगा? लैम्डा बाय 4, ये कितना होगा? लैम्डा बाय 2, ये कितना होगा? लैम्डा बाय 2। अरे बोलो। Yes, sir. इसके एक टुकड़ा ही होगा 1/4, ये भी कितना होगा? देखो ऐसे देख लो, घबराओ मत। लैम्डा बाय 4, ये कितना होगा? यहां से यहां तक लैम्डा बाय 4। अगला कितना होगा? ये वाला लैम्डा बाय 4। अगला कितना होगा? लैम्डा बाय 4। अगला कितना होगा?
कितने 1 2 3 4 5 यानी कितनी लेंथ हो गई टोटल 5 लैम्डा बाय 4 हो गई। आसान है। हर बार क्या जोड़ना है आपने लैम्डा बाय 4 के बाद में हर बार क्या जोड़ना है लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 4 के बाद लैम्डा बाय 2 करा फर्स्ट सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन आ गया। लैम्डा बाय 2 में फिर लैम्डा बाय 2 जोड़ दिया कितना आ गया थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन आ गया। ऐसे है ये बिना प्रैक्टिस के 4-5 बार नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आपसे नहीं होना ये। और सभी के लिए ये नॉट ओनली फॉर यू पीपल ये सभी के लिए है। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे कौन सा मोड कौन सा हार्मोनिक कौन सी ओवरटोन सब मिक्सअप। इसलिए प्रैक्टिस इज मस्ट। ओके तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी लेंथ कितनी आ गई 5 लैम्डा बाय 4 आ गई। मैंने वहां पे लैम्डा 2 यूज किया था आई विल यूज हियर लैम्डा 3। देयरफॉर लेंथ की वैल्यू कितनी है 5 लैम्डा 3 अपॉन 4 तो लैम्डा 3 की वैल्यू कितनी आ गई 4l अपॉन 5 आ गई 4l अपॉन 5 आ गई। व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी न्यू 3 इट विल बी इक्वल टू v अपॉन लैम्डा 3 करेंगे v अपॉन लैम्डा 3 करेंगे। v की वैल्यू कितनी है v तो वही रहने वाली स्पीड तो वही रहेगी। अरे यहाँ पे साउंड है ना साउंड की स्पीड तो वही रहने वाली हर बार वो थोड़ी बदलेगी क्योंकि साउंड की स्पीड किस पे डिपेंड करती है मीडियम पे और मीडियम कौन सा यहाँ पे एयर है इसलिए साउंड की स्पीड इसमें चेंज नहीं होगी। क्लियर है पॉइंट। आपने पूछा नहीं कि सर बी हर बार क्यों सेम दे रहे हो लेकिन मैंने आपको बता दिया बिकॉज बी हमारी स्पीड ऑफ साउंड है वो मीडियम पे डिपेंड करती है तो मीडियम यहाँ पे एयर है तो स्पीड नहीं चेंज होने वाली राइट। तो v अपॉन 4l बाय 5 के ऊपर अब v बाय 4l के फंडामेंटल तो 5 टाइम्स क्या आ गई निगत आ गई। इसको कौन सी हार्मोनिक बोलेंगे इसको हम बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक एंड कौन सी ओवरटोन वेरी गुड इसको बोलेंगे सेकंड ओवरटोन फर्स्ट के बाद सेकंड ओवरटोन। यानी इसमें क्या मिल रहा है अपने को यार बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें दिख रही है अपने को कि इसमें सारी की सारी ऑड हार्मोनिक्स आ रही हैं। क्या है इसके अंदर सारी की सारी ऑड हार्मोनिक्स आ रहे हैं। देखो इवन इसमें है ही नहीं है इवन का नामो निशान नहीं है। क्लियरली in this pipe all odd harmonics are present even harmonics are absent therefore this will not produce a good quality sound. Therefore sound produced is not of much better quality। देखो जितने ज्यादा सुर निकलेंगे ना उतना बेटर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। जितनी अच्छी फ्रिक्वेंसी जितनी ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्वेंसी निकल पा रही है जितनी ज्यादा से ज्यादा टोन निकल पा रही है टोन मतलब फ्रिक्वेंसी जितनी ज्यादा टोन निकलेगी उतनी ज्यादा हार्मोनिक्स अवेलेबल है और उतना बेटर हम उसको इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। क्लियर है सफिशिएंट है इतना आज के लिए इतना काफी है बाकी हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। तो इन क्लोज ऑर्गन पाइप ऑल द ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इवन हार्मोनिक्स आर नॉट प्रेजेंट। डन।